Hi everyone, very good morning. मैं अश्विन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट का ये तीसरा और आखिरी डेमो सेशन है। इसके बाद आगे के सेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाएंगे जिन्होंने इस कोर्स को बाई कर रखा होगा। मैंने एप्लीकेशन पे भी और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स के 3 डेमो सेशंस प्रोवाइड करा दिए हैं, जिनका पर्पस ये है कि आप सबको एक आइडिया मिल जाए कि इस बैच को ज्वाइन करने पर कैसा कंटेंट मिलेगा, उस कंटेंट का क्या बेनिफिट हो सकता है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस बैच में आपको क्या ऑफर किया जाएगा। ये देखिए सामने स्क्रीन पे इस बैच की सारी डिटेल्स गिवन है। बैच का नाम है आरसी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराजम्बल्स एंड क्लोज टेस्ट। ये बैच का कोड है RCPQRS01। इस बैच के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि 100 प्लस वीडियोस आपको इस बैच में ऑफर किए जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जिसमें आपको 100 प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस मिलेंगे। हर हर वीडियो में आपको एक आरसी मिलेगा। 150 से भी ज्यादा क्लोज टेस्ट होंगे। 200 से भी ज्यादा PQRS होंगे बेस्ड ऑन द हिंदू न्यूज़पेपर। इस बैच का मैक्सिमम कंटेंट जो है, चाहे वो आरसी हो, क्लोज टेस्ट हो या पैराजम्बल्स हो, वो द हिंदू पे बेस्ड होगा। और इस कोर्स की वैलिडिटी अब 1 ईयर नहीं बल्कि लाइफ टाइम है। वंस यू बाय इट, ये आपके पास आपकी लॉगिन आईडी पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। हर लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चंस का अलग पीडीएफ होगा और आंसर्स का अलग पीडीएफ होगा। इस बैच को आप अरेंज कैसे करेंगे? प्ले स्टोर से जाके आपको दुर्गेंद्राज ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद सारी चीजें आपको खुद ब खुद वहीं समझ में आएंगी। कैसा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये बैच हेल्पफुल है। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बैंक का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, सीसैट हो, सीपीएफ हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो जैसे एनडीए, सीडीएस, एफ कैट, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम जिसमें आरसी, पीक्यूआरएस, एबीसीडी और क्लोज टेस्ट आता हो, अगर किसी भी एग्जाम में ये चीजें आती हैं तो इस बैच को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। इसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको, अगर आपके पेपर में ये सारी चीजें आती हैं। और आज के समय में तकरीबन ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें आरसी, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट ना आते हों। फीस बैच की सिर्फ 499 है। 499 में आपको 100 प्लस वीडियोस मिलेंगे, वो भी लाइफ टाइम रहेगी जिनकी वैलिडिटी। ठीक है, अभी ही इस बैच में एडमिशन करा लें क्योंकि बहुत जल्द इस बैच की फी बढ़ जाएगी। फिर आपको जो है 499 की जगह 699 डिपॉजिट करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको पहला क्लोज टेस्ट दिख रहा है और इसको पढ़िए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये बात बोली है। याद रखिएगा कि केंद्र सरकार या कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को आदेश नहीं दे सकती, वो सिर्फ अपनी बात कह सकती है। इसीलिए आस्क लिखा, जिसका मतलब पूछना हो सकता है या कहना हो सकता है। टू टेक बैक इट्स ऑर्डर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है या कहा है कि वो अपने ऑर्डर को वापस ले ले। कोई ऑर्डर होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उसे टेक बैक करे। इफ यू टेक बैक एन ऑर्डर, तो आप उसे रिपील करते हैं, रिवोक करते हैं, अपने ऑर्डर को कैंसिल करना है। कौन सा ऑर्डर? मेकिंग इट, फिर स्पेस है, ऑप्शंस है, ऑप्शनल, ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी एंड कंपलसरी फॉर सिनेमा हॉल्स टू प्ले नेशनल एंथम। कुछ आपको याद आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ वक्त पहले एक ऑर्डर दिया था और बोला था कि जो सिनेमा हॉल्स हैं, किसी भी मूवी को शो कराने से पहले, उसकी स्क्रीनिंग होने से पहले मस्ट होगा कि नेशनल एंथम को प्ले किया जाए, जिसको लेकर के समाज में अलग अलग विचार भी हैं। बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है बिकॉज इट विल इंस्टिल पैट्रियोटिज्म इन अस, कि जब नेशनल एंथम प्ले होगी बिफोर स्क्रीनिंग ऑफ एनी मूवी, तो इससे हमारे भीतर देशभक्ति जो है और बढ़ेगी। और कुछ लोगों को लगता है कि ये सब कुछ ऑप्शनल होना चाहिए, हमारे ऊपर होना चाहिए कि हम कब क्या देखें, कब क्या सुने। ठीक है, तो जो जो बहुत लिबरल है उनके हिसाब से नेशनल एंथम को
कंपल्सरी तरीके से प्ले करवाना ठीक नहीं है। ये बोलना कि नेशनल एंथम प्ले होगी, आपको खड़े होना है, आपको आपको उसे गाना है, मतलब एक तरीके से बहुत से लोगों को ये भी लगा कि ये डिसीजन जो है ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसी से रिलेटेड है, केंद्र सरकार ने कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये कहा था कि वो सोचे कि क्या इस ऑर्डर को वो वापस भी ले सकती है, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले नेशनल एंथम का प्ले किया जाना जरूरी होगा। ठीक है, ये है। तो मेकिंग इट ऑप्शनल, नहीं सर, ऑर्डर वापस लिया जाएगा तो ऑर्डर में ऑप्शनल कहाँ था, ऑर्डर में तो कंपल्सरी था। तो मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर सिनेमा हॉल्स, ये जो आगे की लाइन लिखी है, ठीक है, ये यहाँ तक, स्टैंड अप तक, ये ऑर्डर की बात हो रही है इसमें, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर था कि सिनेमा हॉल्स वाले जो हैं वो इस फिल्म को स्क्रीन करने से पहले नेशनल एंथम को प्ले करेंगे, और जब ऑर्डर है तो वो सब कुछ कंपलसरी है। देखिए, जो कुछ भी ऑब्लिगेटरी है उसके लिए किसी को आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। जो आपका नैतिक कर्तव्य है उसके लिए ना तो गवर्नमेंट को आपको ऑर्डर देने की जरूरत है, ना ही किसी कोर्ट को। ठीक है, अगर ऑर्डर आया है तो ऑब्लिगेशन खत्म, फिर सब कुछ कंपल्शन हो जाएगा। तो मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर सिनेमा हॉल्स टू प्ले नेशनल एंथम, कब प्ले करना है नेशनल एंथम को, किसी भी फिल्म को स्क्रीन करने से पहले। देखिए, स्क्रीनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये प्रेपोजिशन है। बिफोर लगाना है, वाइल का मतलब तो के दौरान हो गया, आफ्टर तो फिल्म के बाद, और प्रायर अगर आप लगाएंगे तो प्रायर का मीनिंग बिफोर के जैसा ही होता है पहले, लेकिन प्रायर के साथ प्रेपोजिशन टू भी है तो आता है ना, प्रायर टू होता है, तो वो तो लिखा नहीं है प्रायर टू, यहाँ तो सिर्फ सिर्फ स्क्रीनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, तो आपको बिफोर को चूज करना चाहिए, तो फिल्म को स्क्रीन करने से पहले। और उसी ऑर्डर में ये भी था, एंड फॉर पैट्रन्स, पैट्रन्स आप हम लोग अपने आप को कह सकते हैं, जब हम सिनेमा हॉल्स में मूवीज देखने जाते हैं तो हम पैट्रन्स हैं, समझ रहे हैं। आप देखिए ना, किसी भी सिनेमा हॉल में जाइए, मल्टीप्लेक्स में जाइए, तो वहां पर जब कॉमर्शियल चल रहे होते हैं तो पैट्रन्स वर्ड का बहुत बार यूज किया जाता है। वी रिक्वेस्ट आर पैट्रन्स टू, जैसे अभी मान लीजिए सिनेमा हॉल्स को ओपन करने का डिसीजन जब भी कभी आएगा, तो आपको ऐसे भी वहां पर मतलब ऐसी भी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको चलती हुई दिखेगी, या जिसमें बताया जाएगा कि वी रिक्वेस्ट आवर पैट्रन्स टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, है ना, वी रिक्वेस्ट आवर पैट्रन्स टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। तो हम पैट्रन्स बोलते हैं जो लोग मूवी देखने जाते हैं उनको। तो क्या कहा गया था कि वो खड़े होंगे, क्योंकि जब नेशनल एंथम प्ले होगी तो आपको खड़ा तो होना ही चाहिए ना, ये नियम भी है और जरूरी भी है। तो ये था पहला सेंटेंस जिसमें आपने दो फिलर्स पूरे कर लिए। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द कोर्ट, सरकार ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया दैट, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो दैट है वो बोल रहा है कि सरकार ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि, जब भी कभी किसी सेंटेंस में दैट आए और उस दैट का मीनिंग हो कि, मैं इधर लिख रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस में दैट आता है और दैट का मीनिंग है कि, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस में दैट आता है और दैट का मीनिंग है कि, तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है। द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द कोर्ट दैट, एंड ये जो मैंने बात बोली ना इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं, अभी आपको पता चलेगा। दैट एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, मतलब कई मिनिस्ट्रीज को मिला करके एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है। देखिए ऑप्शंस हैं, वाज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, हैज, हैड बीन फॉर्म्ड और इज फॉर्म्ड। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, इनफॉर्म्ड लिखा है, पास्ट हुआ ना बॉस, और ये दैट है जिसका मीनिंग है कि, नियम के मुताबिक अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो बॉस, तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी तो पास्ट में ही होना चाहिए। तो ये जो ये ऑप्शन है ये तो बकवास हो गया, ये नहीं होना चाहिए। वॉज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड, देखिए फॉर्म मतलब बनाना, गठित करना, आप यहाँ पर फॉर्म वर्ब को पैसिव में ही यूज करेंगे, क्योंकि कमिटी का गठन करने वाली सरकार सब्जेक्ट हुई, आप समझ रहे हैं, और कमिटी ऑब्जेक्ट हुई। तो कमिटी को जब फॉर्म किया जाएगा तो फॉर्म वर्ब के लिए कमिटी ऑब्जेक्ट है। जैसे कि
गवर्नमेंट ने कमिटी फॉर्म की तो फॉर्म वर्ब के लिए गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, कमिटी ऑब्जेक्ट है, तो ये तो एक्टिव में लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, इसे भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। आई रिपीट सर, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। पहली बात, पैसिव चाहिए क्योंकि फॉर्म वर्ब के पहले जो मिनिस्टीरियल कमिटी है वो ऑब्जेक्ट है फॉर्म वर्ब का। तो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट परफेक्ट हो, पैसिव की जरूरत है। अब बड़ा सवाल बचता है कि पैसिव में पास्ट परफेक्ट का यूज करें, मतलब कि हैड बीन फॉर्म, एक्सक्यूज मी, या फिर पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव का यूज करें। तो बहुत ध्यान से देखिएगा सर, पास्ट परफेक्ट का पैसिव यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का पैसिव यूज करेंगे। क्यों? जब ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ सेंटेंस हुआ, भाई दैट आया की बोल रहा, तो आगे का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ, और इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है कि डायरेक्ट में अगर सब कुछ प्रेजेंट में हो तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट हो जाना चाहिए। तो जब इनडायरेक्ट में ये पास्ट परफेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इनडायरेक्ट में जब ये पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट में रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये हैज बीन फॉर्म्ड, और अगर आप वॉज फॉर्म्ड को चूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, तो डायरेक्ट में रहा होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिमाग लगाइए सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट होगा, और पास्ट परफेक्ट डायरेक्ट में, मतलब, और प्रेजेंट परफेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट होगा। तो जब इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट है तो डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, इनडायरेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट है तो डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब आप इज फॉर्म्ड और हैज बीन फॉर्म्ड के मीनिंग निकालिए। इज फॉर्म्ड का मतलब है गठित किया जाता है, गठन किया जाता है, और हैज बीन फॉर्म्ड का मतलब है गठन किया गया है। तो कोर्ट को सरकार ने क्या इन्फॉर्म किया होगा कि हमने एक कमेटी का गठन किया है, हमने एक कमेटी का गठन किया है, या फिर एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को फॉर्म किया गया है। जब फॉर्म किया जा चुका है तो इट शुड बी इन परफेक्ट, हैज बीन फॉर्म्ड। तो जब डायरेक्ट में हैज बीन फॉर्म्ड एप्रोप्रिएट मीनिंग दे रहा है, तो हैज बीन फॉर्म्ड का इनडायरेक्ट तो हैड बीन फॉर्म्ड ही हुआ। अगर आप इस फॉर्म्ड को चूज कर लेंगे भावेश में आकर के, तो इस फॉर्म्ड का मीनिंग भी तो सर गठित किया जाता है हो जाएगा। ये तो बोला नहीं जाएगा कि गवर्नमेंट ने कोर्ट को ये बताया है या इन्फॉर्म किया कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को फॉर्म किया गया, गठन किया गया है, यही बोलेंगे। गठन किया जाता है नहीं बोलेंगे। इट हैज टू बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट होगा। एक छोटी सी हेल्प मैं आप सबकी करता हूं, हमेशा याद रखें कि जब भी कभी दैट आया हो और दैट की बोल रहा हो, तो दैट के बाद जो क्लॉज हो, ये दैट के बाद जिस जो रिपोर्टिंग स्पीच हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका टेंस पास्ट परफेक्ट ही रखना चाहिए आपको, ठीक। तो फॉर्म किया गया है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया, क्यों? गाइडलाइंस बनाने के लिए ऑन ऑल एस्पेक्ट, सभी संभावनाओं पर, रिलेटिंग टू द प्लेइंग एंड सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम, जिसमें इस बात पे अध्ययन किया जाएगा कि नेशनल एंथम को प्ले किया जाए और उसे गाने को लेकर जो तमाम प्रकार की बातें हैं, जिसमें बहुत से लोग फेवर कर रहे हैं, बहुत से लोग अगेंस्ट में हैं, इन सब पर स्टडी किया जाएगा, या फिर इन सब से संबंधित मानक तय किए जाएंगे। तो कमिटी क्या करेगी? गाइडलाइंस को बनाएगी, निर्देशों को तय करेगी। जब वो गाइडलाइंस को बनाएगी तो फ्रेम करेगी ना सर, ये ऑप्शन हुआ। फ्रेम करना मतलब बनाना, तैयार करना। सर मैनिपुलेट का मतलब तो हेरा फेरी करना है। कमिटी गाइडलाइंस पे हेरा फेरी करेगी नहीं सर, कमिटी गाइडलाइंस तय करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वो अपने ऑर्डर को वापस ले, हमारी कमिटी गाइडलाइंस बनाएगी। असर्टेन का मतलब है कंफर्म करना, पता लगाना। डिसाइड का मतलब निर्णय लेना। तो कमिटी गाइडलाइंस को डिसाइड नहीं करेगी, गाइडलाइंस को बनाएगी एक तरीके से। आगे देखिए, द गाइडलाइंस वुड रिक्वायर, क्या जरूरत होगी? कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना, अलग अलग फील्ड के लोगों से, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से बात की जाएगी, कंसल्टेशन की जाएगी, और इसके लिए 6 महीने
का समय चाहिए होगा, ये लिखा गया है। तो जब कंसल्टेशन की जाएगी तो वो एक्सेसिव तो नहीं होनी चाहिए सर। एक्सेसिव जो चीज़ एक्स्ट्रा में हो, जो चीज़ बैड हो जाए, कुछ भी अगर एक्सेसिव है तो अब वो हेल्पफुल नहीं रहा, क्योंकि वो अति हो गई उसमें। इंटेंसिव सुपरफिशियल क्यों किया जाएगा? अगर सुपरफिशियल तरीके से कंसल्टेशन होगा तब तो कुछ भी अच्छा हो ही नहीं पाएगा, यहाँ तो छिछले तरीके से सब कुछ होगा। अगर किसी भी नियम को बनाने से पहले स्टडी सुपरफिशियल है तो वो एक बेकार का रूल है। या तो इंटेंसिव हो जाए या एक्सटेंसिव हो जाए। जब बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, बहुत ज़्यादा प्रयास किया जाए तो सर उसको कहते हैं एक्सटेंसिव। इंटेंसिव सर इंटेंसिटी से बना है। गहन जिसको बोलते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, आपने पढ़ा होगा, आईसीयू जिसको कहा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा जब लेबर किया जाता है तो वो एक्सटेंसिव लेबर होता है, इंटेंसिव लेबर नहीं होता। ठीक है, वो सीवियरिटी के लिए आता है। तो पहले में कंपलसरी होगा, दूसरे में बिफोर होगा, तीसरे में हैड बीन फॉर्म्ड, और उसके बाद फ्रेम होगा, और फिर लास्ट में एक्सटेंसिव होना चाहिए। मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाता हूँ उसको लेके अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे, अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वहां पर आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिए, या फिर मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर, वहां पर इस बात को कोट करिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इसे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन पे हर बैच के अगेंस्ट चैट विंडो का ऑप्शन है। ठीक है, आप उस चैट सेक्शन में जा करके अपना डाउट पोस्ट करिए, मैं जरूर उस पे आंसर दूंगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है, बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। मेरा एक एप्लीकेशन पे ही कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैच चल रहा है, A to Z। जितने भी बिगिनर्स हैं, फाउंडेशन बैच है ये। जिसको भी इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, कंफ्यूजन है, नहीं आता, तो पूरी इंग्लिश ग्रामर सीखने का आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, मेरा बैच चल रहा है और ये लाइव बैच है। टाइमिंग उसकी 11:30 to 1 है, मंडे टू फ्राइडे, या कभी कभी मंडे टू सैटरडे ये बैच चलता है। सिर्फ 999 में ही आपको ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। आज ही आप इस ऐप को डाउनलोड करके आज ही आप जो है एडमिशन को सिक्योर कर ले, क्योंकि अगर फी बढ़ गई तो आपको बढ़ी हुई फी के साथ एडमिशन कराना पड़ जाएगा। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आपको जरा सी भी अगर प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को समझने में, उन रूल्स को अप्लाई करने में, तो ये बैच आपके उन सारी शंकाओं का, समस्याओं का समाधान साबित हो सकता है। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लोज टेस्ट नंबर 2 पे आते हैं। क्लोज टेस्ट नंबर 2 को पढ़िए, फिल्म्स शुड। फिर इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट का मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना। इल्यूमिनेट, रोशनी करना। इल्यूमिनेशन, LUMIN का मतलब ही होता है सर जगमगाहट, रोशनी, रोशनी करना। ठीक। एलियनेट का मतलब है अलग करना। सोचिए सर, आपकी अगर वोकैब स्ट्रांग ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते सर, और वोकैब स्ट्रांग है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। चारों ऑप्शंस का मीनिंग अगर नहीं मालूम तो आप चाहे जितना झूलते रहिए, चाहे जितना जूझिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो इलस्ट्रेट का मीनिंग मालूम हो, इल्यूमिनेट का मीनिंग, एलियनेट, इनविगरेट, सबका मीनिंग मालूम हो। और आप ये बताइए, क्या इनमें से कोई भी वर्ड ऐसा है जो बहुत इजी कैटेगरी का हो? नहीं। इजी कैटेगरी का हो तो फिर आपको कुछ तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि दम लगा करके मेहनत करें ताकि अच्छे अच्छे वर्ड्स पे कमांड हो। इनविगरेट मतलब ताकत देना, मजबूत बनाना, जिसको बोल्स्टर कहा जा सकता है, मतलब मजबूत बनाना, ताकत देना। तो आप बताइए सर, मजबूत बनाना। फिल्म शुड माइंड एंड हार्ट, तो क्या करना चाहिए फिल्मों को? दिमाग और दिल दोनों को खोलना चाहिए, एक तरीके से एक रास्ता दिखाना चाहिए। ठीक है, प्रज्वलित करना चाहिए, मतलब आपको ज्ञान देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे, अंधेरे से बाहर निकाले, तो वो इल्यूमिनेट करेगा। तो फिल्म्स शुड इल्यूमिनेट, ऑप्शन नंबर बी। माइंड एंड हार्ट, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी आगे बढ़िए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण कैसे दे सकते हैं माइंड और हार्ट का?
एलिनेट तो करने की जरूरत नहीं। फिल्म क्या है, एक समाज का आईना है। फिल्म क्या इसलिए देखा जाता है कि वह आपके दिमाग और दिल दोनों को अलग अलग कर दे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और किसी प्रकार की फिजिकल एनर्जी तो देती नहीं है फिल्म। तो फिल्म्स शुड इल्यूमिनेट माइंड एंड हार्ट। कैसे? फिल्मों का काम है कि वो आपके आपके मन को, आपके हृदय को, दोनों को एक तरीके से इल्यूमिनेट करे, उसमें एक नई ऊर्जा डाले। कैसे? एंगेजिंग ऑडियंस, ऑडियंस को एंगेज करके। कैसे? किस तरीके से? बोथ। स्पेस नंबर 1 और बी दर्द एंड के बाद देखिएगा क्या है, एंड इमोशनली। तो कैसे? पैशनेटली। फिजिकली तो सर नहीं कर सकती फिल्म्स का, फिजिकली से क्या रिलेशन है? तो ये तो बेकार हो गया। क्रिटिकली कुछ हद तक हो सकता है, और पैशनेटली एंगेजिंग ऑडियंस, बोथ। पैशनेटली एंड इमोशनली, क्रिटिकली एंड इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली। ध्यान से देखिए सर, यहाँ आप इमोशनल हो जाएंगे, यहाँ इंटेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हार्ट को आप इमोशन से रिलेट करिएगा और माइंड को आप इंटेलेक्ट से रिलेट करिएगा। कितना इजी हो गया। जब माइंड और हार्ट दोनों की बात फिल्म कर रही है तो माइंड इंटेलेक्चुअल की तरफ जाएगा, इंटेलेक्ट होगा, वहां पर काबिलियत की बात होगी, और हार्ट में इमोशंस होती हैं, है ना। तो इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली व्यक्ति होशियार भी हो, और व्यक्ति एक तरीके से जो है वो भावुक भी हो, व्यक्ति के भीतर एक तरीके से अपनापन भी हो। दे शुड एक्सपोज पीपल। वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ब का यूज किया गया यहाँ पर। जनरली एक्सपोज वर्ब का यूज इस तरीके से नहीं होता, पर यहाँ किया गया। दे शुड एक्सपोज पीपल। उन्हें लोगों को एक आईना दिखाना चाहिए, या फिर लोगों को बाहर लेकर आना चाहिए। क्या चीजें दिखानी चाहिए? आइडियाज, प्रॉब्लम्स एंड डेवलपमेंट्स। जो नए नए विचार हैं, नई और जो दुनिया भर की समाज में समस्याएं हैं, और साथ ही साथ समाज में जो कुछ भी हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो अच्छे डेवलपमेंट्स हो चाहे खराब डेवलपमेंट्स हो, तो उन सारी चीजों को दिखाना चाहिए। फिल्म क्या करे, समाज का आईना होती ना, फिल्में बताती हैं कि समाज में क्या अच्छा हो रहा है। आप मिशन मंगल जैसी फिल्मों को देखें तो पता चलता है कि हमने क्या क्या अचीव किया है। हाँ, और आप मुल्क जैसी फिल्मों को देखें तो आपको पता चलता है कि कितना प्रेजुराइज है आज भी। हाँ, महिलाओं और पुरुषों में कितना अंतर किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है एक तरीके से। तो इन चीजों को दिखाना चाहिए। जब आपको कोई कुछ दिखाएगा तो वो टू करेगा। कोई आपको कहीं लेके जा रहा है, इफ somebody इज टेकिंग टू सिनेमा हॉल, तो वो टू है। कहीं कहीं कोई कुछ भी आपको दिखा रहा है तो वो टू के साथ आएगा। दे शुड एक्सपोज पीपल टू आइडियाज। ठीक है, नई नई चीजों की ओर ले जाना। लेट मी टेक यू टू होम, या इस तरीके से, है ना। ही टुक मी टू ऑफिस, ही टुक मी टू हिज ऑफिस, इस तरीके से। अब कौन से डेवलपमेंट जो समाज में हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो समाज में रोज घटित हो रही हैं। अब इसके लिए आप अपीयरिंग है, टेकिंग है, हैपनिंग है, प्रिवेलिंग है, नहीं। समाज में जो भी कोई घटना घट रही होती है वो टेक प्लेस करती है, हैपन करती है। टेकिंग का कुछ कोई मीनिंग नहीं जब तक टेकिंग प्लेस ना हो। किसी भी घटना का घटित होना, समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो टेक प्लेस कर रहा है या फिर हैपन हो रहा है। अपीयर का मतलब तो कुछ विलुप्त था और एकदम से आपको दिखने लगे, है ना, वो अपीयर हो गया। प्रिवेलिंग का मतलब व्याप्त होना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खराब चीजों के लिए। केवल प्रॉब्लम्स होती सर तो प्रिवेलिंग का यूज करते हैं। यहाँ दुनिया भर की चीजें समाज में हो रही हैं, इसलिए हैपनिंग लगाएंगे। जैसे आप गरीबी की बात करें तो प्रिवेलिंग लगाएं, करप्शन की बात करें तो प्रिवेलिंग लगाएं, क्राइम की बात करें तो प्रिवेलिंग लगाएं। चाहे गरीबी हो, चाहे करप्शन हो, चाहे क्राइम हो, ये सब नेगेटिव है ना, तो वहां प्रिवेल का यूज करें। ठीक है। आइडियाज, प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट्स, ये मिक्स्ड हो गया सब कुछ, तो हैपनिंग का यूज करें। समाज में जो कुछ भी हो रहा है, एंड देम थिंक क्रिटिकली। और फिर क्या करे कि लोगों को एक तरीके से पुश करे, लोगों को एक तरीके से ट्रेन करे फिल्में, कि लोग जो है क्रिटिकली हर चीजों को देख सके, मतलब बहुत गौर से हर चीज को वॉच करें, एंड लुक फॉर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एंड एक्शंस। ताकि वैकल्पिक समस्या, जो समस्याएं हैं उनका कोई वैकल्पिक समाधान भी निकाला जा सके। समाज में जो दुनिया भर की समस्याएं हैं उनका कोई समाधान भी निकाला जा सके। तो क्या करेंगे सर, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रामर यहाँ पे यूज की गई है, मेक का इस्तेमाल करेंगे।
और मेक यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब है। अगर आपको कॉजेटिव वर्ब का कुछ खास आइडिया ना हो तो मेरे चैनल पे कॉजेटिव वर्ब के 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उन दोनों को देख लीजिए, कॉजेटिव वर्ब का आइडिया आपको मिल जाएगा। ये देखिएगा मेक देम के बाद ये जो थिंक आप देख रहे हैं, थिंक, ये बेयर इन्फिनेटिव है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप कंपेल लगाएंगे तो यहाँ पे थिंक की जगह टू थिंक हो जाएगा। कैसे? एंड कंपेल देम टू थिंक, या लेट देम थिंक तो होगा, लेकिन लेट देम थिंक में क्या होगा कि व्यक्ति अपने आप सोचेगा। फिर फिल्मों का योगदान खत्म हो गया ना। फिल्में ही लोगों को एहसास कराएंगी। जब कोई आपको एहसास कराएगा तो वहां मेक वर्ब का यूज करिए। आप अपने आप एहसास करेंगे, यू रियलाइज्ड, तो यहाँ पे कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी ने रियलाइज कराया तो somebody मेड यू रियलाइज, तो वहां मेक वर्ब का इस्तेमाल करिए। टेम्प्ट का मतलब होता है लालच देना। ठीक है, टेम्प्ट क्यों आएगा? और वहां भी टू ही लगना चाहिए। अगर टेम्प्ट आता है तो थिंक के पहले टू थिंक जरूर हो जाएगा। वैसे टेम्प्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि लालच देने की बात नहीं है, कोई तो आपको पुश कर रहा है ना, एक तरीके से कोई आपको एक तरीके से मोड़ रहा है किसी और, तो मेक का इस्तेमाल करिएगा। तो ये था क्लोज टेस्ट नंबर 2, जिसमें पहले में इल्यूमिनेट ऑप्शन है, फिर आता है इंटेलेक्चुअली, माइंड से रिलेट करेंगे। एक्सपोज समबडी टू समथिंग, टू लगाया, फिर आपने समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए हैपनिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। और फिर लास्ट में अभी अभी मैंने बताया कि मेक के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है। चूंकि थिंक यहाँ बेयर इन्फिनेटिव है, इसीलिए आपको मेक का यूज करना चाहिए। पॉजिटिव वर्ब को लेके कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब चैनल पे मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियोस पड़े हैं। एक वीडियो लेट का अलग से पढ़ा है, वहां भी मैंने पॉजिटिव का लॉजिक आपको पढ़ाया है, जरूर देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और मेरे कुछ नए बैचेस भी बहुत जल्द लॉन्च होने हैं, उनको देख लीजिए। पहला बैच है ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच ये हो सकता है। ये कई लेवल में होगा, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। जिसको जिस टाइप के बैच की नीड होगी वो उस तरीके से बैच को ज्वाइन कर सकेगा। अच्छा, अगला बैच है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, और एक और बैच है स्पॉटिंग एरर्स का, जिसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स इज समथिंग आई लाइक कंफ्यूजिंग सेक्शन, जिसको आप कह सकते हैं। बड़ी समस्याएं होती हैं स्पॉटिंग एरर्स में, कब कहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, इस बात को समझना स्टूडेंट्स के लिए अक्सर बहुत बड़ा चैलेंज ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बारी आती है कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, देखिए बहुत से लोग जब आपको ये यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं, जैसे आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे, तो वो पढ़ाते कम है, बकवास ज्यादा करेंगे। वो अपनी अपनी कहानी बहुत सुनाएंगे, आपको पुश बहुत करेंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आप नेता हो जाएंगे, राजा बन जाएंगे, यू विल बी मोस्ट टैलेंटेड अगर आप मेरे से पढ़ लेंगे तो इतना बड़ा चेंज आ जाएगा। मैं आपको ऐसा कोई लॉलीपॉप देने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता रहा हूँ कि आप अगर दम लगा करके पढ़ेंगे तो जरूर आपको एडवांटेज मिलेगा। मैं सिर्फ पढ़ाने पे फोकस्ड रहूंगा, अदरवाइज ऐसे कोई भी वीडियो 40-45 मिनट्स का होगा, और अगर मैं आपसे बकवास भी बीच बीच में करूंगा तो फिर वही वीडियो जो है वो 1 घंटे का हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं अपना टाइम तो वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट के टाइम की बहुत वैल्यू है, इसलिए किसी भी सूरत में उसके टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए अपनी बकवास सुना करके। देखिए, द फील्ड ऑफ मेडिसिन फोर्सेस, द फील्ड ऑफ मेडिसिन, the field of medicine forces a confrontation between scientific and everyday language। ये जो मेडिसिन की फील्ड है, इसमें हमेशा से एक मतभेद है। कन्फ्रंटेशन का मतलब लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है, तू मैं से हो सकता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग भी कहा जा सकता है। साइंटिफिक एंड एवरीडे लैंग्वेज, आप गौर करिए, डॉक्टर की भाषा अलग होती है, ठीक है, और आपकी लैंग्वेज अलग होती है। डॉक्टर बीमारी को एक अलग नाम से बोलता है और आप बीमारी को एक अलग नाम से बोलते हैं। वो उसका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब अलग तरीके का होता है, मतलब वो अलग तरीके से सब कुछ समझाएगा आपको, और आप एक तरीके से उसको, जैसे कि आप कोई भी बीमारी ही ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए किसी को गठिया रोग है, तो आप कहेंगे कि गठिया रोग है, और डॉक्टर उसे गठिया नहीं बोलेगा, वो उसे ऑर्थराइटिस बोलेगा, वो अपने टर्म में यूज करेगा। कई बार जो जो पेशेंट होता है वो समझ ही नहीं पाता है कि ऑर्थराइटिस का क्या मतलब है, समझ रहे हैं? वो यूरिक एसिड बढ़ा है, वो समझ ही नहीं पा रहा यूरिक एसिड का क्या मीनिंग है,
वो तो ये बता रहा है कि जॉइंट्स में पेन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो दोनों की लैंग्वेज में एक बड़ा डिफरेंस है। तो कई बार अगर एजुकेशन कम हो, खास तौर पे पेशेंट के पास, तो ये समझ भी नहीं आता कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, है ना? इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ने जो भी दवाई लिख दी व्यक्ति को उन दवाइयों को खाना है बस खाली। तो ये लिखा हुआ है कन्फ्रंटेशन बिटवीन साइंटिफिक एंड एवरी डे लैंग्वेज आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ research, laboratory, and clinic, there exists the daily routine of medical practice. A situation where a doctor tries, जहां पर डॉक्टर क्या प्रयास करता है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पेशेंट कि एक मरीज को क्या समस्याएं हैं डॉक्टर्स कोशिश करते हैं समझने की एंड द पेशेंट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द डॉक्टर्स डायग्नोसिस है ना डॉक्टर पेशेंट की प्रॉब्लम जानने की कोशिश करता है और पेशेंट कोशिश करता है कि डॉक्टर ने जो कुछ भी डायग्नोसिस किया है मेरी समस्याओं को सुनने के बाद डॉक्टर को जो भी लगा है कि मुझे ये समस्या है वो क्या समस्या है उसे पेशेंट समझने की कोशिश करता है कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहा है The initial statement of the symptoms of any disease is of critical importance. याद रखिएगा सर ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस मतलब बहुत जरूरी होता है अगर कहा नहीं जाता कि पेशेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि वो खुल करके डॉक्टर को अपनी समस्याएं बताए जो डिजीज का सिम्टम है अगर सही तरीके से पेशेंट ने स्टेट किया उसे तो ही डॉक्टर की डायग्नोसिस जो है वो ज्यादा अच्छी होगी एक्यूरेट होगी क्यों यही बात लिखी गई ना एज इट गाइड्स द डॉक्टर्स सर्च फॉर द क्लिनिकल साइंस ऑफ द कंडीशन क्योंकि जो सिम्टम्स डॉक्टर पेशेंट बताता है ठीक है उससे कौन सी बीमारी को रिलेट किया जा सकता है कौन सी बीमारी में ये सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर्स तभी तो जान पाएगा तो बहुत जरूरी है कि पेशेंट खुल करके अपनी बात को कहे क्लियरली बोले वो सिमिलरली द डॉक्टर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड द रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट नीड टू बी क्लियर एंड कंप्लीट जिस प्रकार जरूरी है कि पेशेंट अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से डॉक्टर को बोले ताकि डॉक्टर उसकी बीमारी को समझने में कंफर्टेबल हो साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जब डॉक्टर बीमारी को समझ गया हो तो पेशेंट को समझाने के लिए तरीके भी उसके ठीक हों अक्सर यहीं पे समस्याएं शुरू हो जाती हैं डॉक्टर्स अपनी लैंग्वेज में उस बात को समझाते हैं और पेशेंट को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती डॉक्टर तो पेशेंट की एवरीडे लैंग्वेज को समझ जाता है लेकिन जो साइंटिफिक लैंग्वेज है डॉक्टर की वो पेशेंट अक्सर नहीं समझ पाता if the patient is to understand and follow the correct course of action हाँ ऐसा इसीलिए होता है तभी तो कई बार पेशेंट दवाइयां खाता चला जाता है उसको पता नहीं होता कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं किस वजह से ये प्रॉब्लम है कैसे दूर होगा कब तक दूर होगा ठीक है the need for careful listening and expression by both parties should be obvious in a field as sensitive and serious as health स्वास्थ्य जो कि बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है इसमें बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टीज कौन कौन सी डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से अपनी बातें बताएं दोनों एक दूसरे की बातों को ढंग से सुने बहुत ही केयरफुल होकर के सुने और बहुत ही क्लियरली अपनी अपनी बातों को एक्सप्रेस करें ताकि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट सब कुछ अच्छा हो सके पेशेंट्स वरीड अबाउट देयर हेल्थ आर ऑफन अनसर्टेन जो पेशेंट्स जो कि अक्सर अपनी तबीयत को लेकर अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित होते हैं वो अक्सर अनिश्चित होते हैं और कंफ्यूज्ड होते हैं इन देयर अकाउंट्स अकाउंट्स का मतलब ब्यौरा देने से जब वो अपनी बात को डॉक्टर के आगे कहते हैं तो अक्सर वो क्लियरली सब कुछ नहीं बताते हैं साथ ही साथ डॉक्टर्स के एंड पे क्या होता है बिजी डॉक्टर्स अक्सर बिजी होते हैं दुनिया भर के काम उनको करने होते हैं will not have the time to take up every point the patient हैज रेफर्ड टू और अक्सर ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स इतने बिजी होते हैं कि पेशेंट के द्वारा कही गई हर बात को वो सुनते भी नहीं हैं यहां से ही सारी समस्याएं शुरू हो जाती मोर ओवर साथ ही साथ आगे भी एक बात लिखी गई द ट्रेडिशन ऑफ मेडिकल इंटरव्यूइंग ये होता है अक्सर आपको डॉक्टर से जब आप मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि डॉक्टर आपका इंटरव्यू ले रहा है जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि डॉक्टर साहब जब पूछेंगे तो बताएंगे जितना पूछा उन्होंने उतना बताया कभी भी कोई व्यक्ति जब डॉक्टर को दिखा के आता है मिल कर के आता है तो घर वाले पूछते नहीं कि आपने डॉक्टर साहब को सब कुछ बता दिया था तो व्यक्ति क्या बोलता है हाँ बताया था थोड़ा बताया था फिर उन्होंने जितना और पूछा उतना बताया था ज्यादा उन्होंने पूछा ही नहीं तो अपनी तरफ से कैसे बता देते ये है ना वो लगता है कि जैसे डॉक्टर नहीं है वो इंटरव्यूअर है
तो हमें सिर्फ उतना ही बोलना जितना जरूरी है या जितना पूछा जा रहा है। यही लिखा है, हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ अ जेन्युइन कम्युनिकेशन। इससे आपस में एक सही बातचीत नहीं हो पाती। हिंडर मतलब रोकना, जिसको कहा जा सकता है। अच्छा पैराग्राफ था, मीनिंगफुल था, डेली लाइफ से रिलेट कर रहा था, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज। क्या लगता है कि पैसेज की थीम क्या है? पढ़िए, देयर मस्ट बी लिटिल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन। क्या लगता है कि डॉक्टर और पेशेंट के इंटरेक्शन की जो फील्ड है, इसमें ना के बराबर रिसर्च की जानी चाहिए? नहीं सर, इसमें रिसर्च तो और बढ़ाई जानी चाहिए ना, तभी तो बेहतर कम्युनिकेशन हो सकेगा, एक दूसरे की बातों को समझ सकेंगे। ये गलत हो गया। फिर, कम्युनिकेशन शुड नॉट बी मेड अ कंपोनेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। क्यों? अगर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग के दौरान, उनकी पढ़ाई के दौरान ये बताया ही नहीं जाएगा कि हाउ दिस शुड कम्युनिकेट विद पेशेंट्स, तो फिर वो कैसे ट्रीटमेंट कर पाएंगे? तो कम्युनिकेशन कंपोनेंट है और रहना भी चाहिए मेडिकल एजुकेशन का। गलत है। फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट पेशेंट शुड रिमेन साइलेंट। नहीं, ये तो गलत बात है। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट जो है शांत रहे while he or she is attended on by a doctor। जब डॉक्टर से वो बात कर रहा, जब डॉक्टर उससे बात कर रहा हो, तो पेशेंट को चुप रहना चाहिए, तब वो अपनी बात कैसे कहेगा? अटेंड ऑन करने का मतलब है जब कोई आपको विजिट करे, आपसे कोई बात करे, तो वो अटेंड ऑन करता है आपको। तो ये भी तो गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन ही आंसर होगा, भाग्यलाल की पढ़ लीजिए उसे। मेडिकल प्रोफेशन रिक्वायर्स अ केयरफुल यूज ऑफ मेडिकल एंड एवरीडे लैंग्वेज। ये बहुत जरूरी है, यही आंसर है कि मेडिकल प्रोफेशन के लिए जरूरी है कि मेडिकल लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज का भी यूज किया जाए और एवरीडे लैंग्वेज का भी यूज किया जाए, ताकि पेशेंट्स के लिए डायग्नोसिस को समझना सरल हो जाए। ठीक है, आगे बढ़िए। नंबर 2 को देखिए। नंबर 2 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? नंबर 1, डॉक्टर शुड यूज मेडिकल टर्म्स इन देयर इंस्ट्रक्शंस एज दीज आर स्पेसिफिक। कि डॉक्टर्स को मेडिकल टर्म्स को ही यूज करना चाहिए अपने इंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि ये विशेष होती नहीं। सर, ये तो एक तरीके से बैरियर क्रिएट कर देगा ना, अनसर्टेनिटी बना देगा, पेशेंट जान ही नहीं पाएगा कि उसकी क्या समस्या है। ये नहीं होना चाहिए। द पेशेंट्स रिलेटिव शुड बी इन्वॉल्व इन द इंटरेक्शन। ये हो सकता है, लेकिन रिलेटिव्स की कोई बात पैराग्राफ में की नहीं गई। आपका आंसर जो है वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए। पेशेंट्स मस्ट स्पीक आउट देयर प्रॉब्लम्स, ये आंसर है सर। पेशेंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स को स्पीक आउट करना चाहिए। स्पीक आउट का मतलब है कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को बोलना, पूरी बात कहना, बिना हिचक के, बिना झिझक के। जब आप अपनी बात को कहते हैं सामने वाले व्यक्ति को, तो यू स्पीक आउट टू मेक इट इजी फॉर डॉक्टर्स टू ट्रीट डिजीज, ताकि डॉक्टर आसानी से उसकी बीमारी का इलाज कर सके, है ना। अ पेशेंट शुड रिलाई ऑन द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन। नहीं, ये भी नहीं होगा कि डॉक्टर मतलब टेस्ट करे, डॉक्टर खुद ही बताएंगे क्या समस्या है, हमको चुप रहना है जाकर के। नहीं, अपनी बात को पेशेंट को, डॉक्टर को कहना आना चाहिए। देखिए, जो भी वीडियो सेशन आप देख रहे होंगे, अब इसको ले लीजिए, आगे के वीडियो सेशंस ले लीजिए, सबके पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ फाइल्स आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, टाइम टू टाइम कराई जाती रहेंगी। आंसर शीट्स भी होंगी। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि किसी भी वीडियो को देखने से पहले पीडीएफ फाइल को पढ़ें, 10 15 20 मिनट का टाइम दें, आंसर्स को मैच करें और उसके बाद वीडियो को देखें, तब आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करते हैं। डॉक्टर्स आर समटाइम्स अनेबल टू ट्रीट द पेशेंट प्रॉपर्ली। डॉक्टर्स कभी कभी पेशेंट को ढंग से ट्रीट नहीं कर पाते क्या? कई बार ऐसा होता होगा, पेशेंट अपनी बात नहीं कह पाता होगा, कई बार डॉक्टर्स बिजी रहते होंगे, सुनते ही नहीं होंगे। ये देखिए ना, ऑप्शन नंबर ए, दे डू नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन। एडिक्वेट अटेंशन में एडिक्वेट बहुत बढ़िया वर्ड है, पर्याप्त जिसको कहा जा सकता है, सफिशिएंट या फिर इनफ। वो पेशेंट के द्वारा कही गई हर बात को बहुत ही ध्यान से नहीं सुनते, क्योंकि बिजी रहते हैं ना। दे हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को कई बार लगता है कि वो सुपीरियर है, ज्यादा योग्य है, लेकिन ये बात साफ तौर पे पैराग्राफ में नहीं कही गई, तो विल नॉट गो विद दिस। दे आर टू बिजी इन परफॉर्मिंग सर्जरीज। हाँ, डॉक्टर्स बिजी तो रहते हैं, पर ये तो नहीं बताया गया कि वो बिजी रहते हैं हमेशा सर्जरीज को परफॉर्म करने में। गलती से यहाँ पर प्रेपोजिशन इन आ गया है, माफ करिएगा। बिजी के बाद जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जिसे जीरंड कहा जाता है, वो बिना किसी प्रेपोजिशन के आती है। तो इट वाज माय मिस्टेक, इन यहाँ लगा दिया मैंने। दे आर टू बिजी परफॉर्मिंग सर्जरीज। लास्ट देखिए, दे डू नॉट बॉदर अबाउट पेशेंट सफरिंग्स।
वो पेशेंट की समस्याओं को लेके तनिक भी चिंतित नहीं होते। ये कहना ठीक नहीं होगा किसी की प्रोफ़ेशन पर बेकार का सवाल उठाना। ये है सर, जो पैराग्राफ ने बोला है कि एडिक्वेट अटेंशन नहीं देते हैं डॉक्टर्स पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को, ध्यान से सुनते नहीं हैं। इसीलिए पेशेंट को प्रॉपर्ली वो ट्रीट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पेशेंट्स आर ऑफन अनेबल टू गिव अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ देयर एलिमेंट। एलिमेंट मतलब डिजीज, बीमारी जिसको कहा जा सकता है, तकलीफ, टू द डॉक्टर बिकॉज पेशेंट्स अक्सर डॉक्टर को अपनी बीमारी की पूरी जानकारी या स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स को लगता है ना कि डॉक्टर साहब पूछेंगे, उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते पेशेंट्स डॉक्टर्स के आगे, है ना, लगता है कि बड़े साहब हैं, मैं ज्यादा ना बोलूं वरना गुस्सा हो जाएंगे, है, पता चला गलत इंजेक्शन लगा दिया। ये होता है इंडियंस में, ये सारी बातें आती हैं, सभी जगह आती होंगी। दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन मेडिकल टर्म्स, क्योंकि पेशेंट्स को नहीं मालूम होता है कि मेडिकल टर्म्स में कैसे कम्युनिकेट करना। वो तो खाली ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, बस। उसको कहते क्या मेडिकल टर्म है वो तो उनको मालूम नहीं होता। दे आर वरीड अबाउट देयर हेल्थ, वो अपनी सेहत को लेकर बड़े चिंतित होते हैं, इसलिए अपनी बात पूरी तरीके से नहीं कह पाते हैं। दे want to hide symptoms of the disease, वो बीमारी के symptoms को, लक्षणों को छिपाना चाहते हैं, कहीं कोई जान ना जाए। they have an inferiority complex, उनके मन में ये रहता है कि शायद वो कमजोर हैं, है ना, मतलब वो inferior है डॉक्टर्स के कंपैरिजन में। मेरे हिसाब से तो ये टर्म आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स को ये अक्सर नहीं मालूम होता है कि मेडिकल टर्म्स में कैसे कम्युनिकेट किया जाए, और डॉक्टर्स जो हैं वो एवरीडे लैंग्वेज को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ यही तो बोला गया ना, साइंटिफिक लैंग्वेज और एवरीडे लैंग्वेज जो है मेडिकल टर्म की, मेडिकल फील्ड की, मेडिसिन फील्ड की, उसमें ही एक प्रकार का कन्फ्रंटेशन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड कन्फ्रंटेशन जो पैराग्राफ में सबसे पहले था, ये देखिए पहले नंबर पे कन्फ्रंटेशन क्या है? एक तरीके का लड़ाई झगड़ा, चैलेंज, मतभेद जिसको कहा जा सकता है। तो कन्फ्रंटेशन क्लोजेस्ट है मीनिंग में, इनमें से किसको लेकर? सर ट्रबल को लेकर, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, माफ करिएगा, मुसीबत को लेकर नहीं, कॉन्फ्लिक्ट है सर, एक तरीके से मतभेद है जिसको कहेंगे। कंपटीशन तो आप जानते ही हैं, है ना, एक तरीके से आपस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और कॉन्फ्लुएंस का मतलब तो मिलन से होता है सर, अमलगमेशन जिसको कहा जा सकता है, अमलगमेशन बोल सकते, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स होता है, नदियां जब एक जगह मिलती हैं तो ये उनका कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, असिमिलेशन बोला जा सकता है। अच्छा ये था कॉम्प्रिहेंशन। होपफुली आप सबको समझ में भी आया होगा, होपफुली आपने एंजॉय भी किया होगा, आपको लगा होगा कि अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है। अब पैराजम्बल्स की बात आती है, मिलकर के दम लगा करके कोशिश करके पैराजम्बल्स को समझते हैं। 4 सेंटेंसेस हैं जिनके ऑर्डर्स संभवतः बिगड़े हुए हैं, और सही ऑर्डर क्या हो सकता है उसके 4 ऑप्शंस दिए गए, PRQS। ध्यान से देखिए, सब शुरू अलग अलग तरीके से हुए, एक P से, एक R से, एक Q से, एक S से। इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि शुरुआत किससे होगी, उसके आगे कुछ पता ही नहीं लगाना सर। अगर आप जान जाए कन्विंसिंगली कि क्यू से ही स्टार्ट होगा तो सी ही आंसर हो जाएगा आपको। पढ़िए, सब कुछ देखेंगे तो आपको लगेगा एस से स्टार्ट होना चाहिए। सर आप देखिए ना, सेइंग यू विल नॉट अलाउ दिस, दिस क्या है बताइए तो? ये कहना कि आप इसे अलाउ नहीं करेंगे, किसे नहीं अलाउ करेंगे? ये बताया आपने, दिस एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसे आ गए जब तक नाउन नाउन नहीं आया? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया सर। एंड सी शिफ्टिंग ऑफ द मार्केट फोर्सेस, क्या किसी सेंटेंस को आप एंड से स्टार्ट किए हैं आज तक? नहीं ना, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देखिए, देन एक्चुअली यू आर नॉट अलाउइंग, अरे देन से स्टार्ट करे हो आज तक कोई सेंटेंस? नहीं ना, तो फिर ये भी नहीं होगा। लो, सब कुछ शुरुआत ही बिगड़ रही है। द लास्ट ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड हियर, जो कि जस्टिफाई किया जा सकता है। देखिए, डीरेगुलेशन इज वेयर यू अलाउ मार्केट फोर्सेस टू ऑपरेट। डीरेगुलेशन क्या है? जहां पर आप मार्केट फोर्सेस को अलाउ करते हैं। डीरेगुलेशन मतलब कोई पाबंदी ना हो, सब फ्री हो, अपने अपने हिसाब से जिसको जो काम करना है वो कर सकें, किसी पर किसी प्रकार का किसी का नियंत्रण ना हो, है ना। जैसे देखिए ना, ऑयल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया गवर्नमेंट ने, पिछली सरकार ने किया था। अभी तक क्या था, सरकार तय करती थी कि कीमतें कैसी होंगी, फिर डीरेगुलेशन हुआ तो ऑयल कंपनीज खुद तय करती कब उन्हें प्राइस को बढ़ाना चाहिए, कब उन्हें घटाना चाहिए, है ना। सरकार ने अपना नियंत्रण लगभग उस पर से हटा लिया है।
कम से कम कहा तो यही जाता है। तो डीरेगुलेशन का मतलब यही है, जब कोई बॉस नहीं है किसी का, हर कोई आजाद है, जैसे बिजनेस करना है वैसे करे। तो डीरेगुलेशन इज वेयर यू अलाउ मार्केट फोर्सेस टू ऑपरेट। कैसे? एंड सीक शिफ्टिंग ऑफ मार्केट फोर्सेस। जब डीरेगुलेशन होगा तो कल को आज किसी का बिजनेस टॉप पे है तो कल को किसी और का बिजनेस टॉप पे हो सकता है। जो जितने ज्यादा ऑफर्स दे देगा, जो जितनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा, वो मार्केट को कैप्चर कर ले जाएगा। तो एसक्यू हो गया। जब आप बोलते हैं सेइंग, ये कहना दैट यू विल नॉट अलाउ दिस, कौन सा? यही कि डीरेगुलेशन को आप अलाउ नहीं करेंगे बियॉन्ड अ लेवल, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आप कंट्रोल बना के रखेंगे। जबकि डीरेगुलेशन का मतलब है नियंत्रण खत्म कर देना, बिल्कुल फ्री कर देना। तो जब आप ये कहते हैं कि कंट्रोल आप बना के रखेंगे, तो इसका क्या मतलब है? देन एक्चुअली यू आर नॉट अलाउइंग द मार्केट द फुल प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। तब आप पूरी तरीके से आजाद नहीं कर रहे हैं मार्केट फोर्सेस को, उन पे एक नियंत्रण बना के रखे हुए, तो वो डीरेगुलेशन हुआ ही कहाँ से? ठीक है ना? तो ये इस ये सेंटेंसेस का मीनिंग था। राइट ऑप्शन इज डी, SQPR। देखिए, मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है, बहुत ही फ्रूटफुल बैच ये है। आपको वोकैब में कैसी भी समस्या अगर है, तो इस बैच को ज्वाइन करने से उस समस्या में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। 100% बेनिफिट मिलेगा, ये बात बहुत से लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये बात नहीं बोलने वाला। 100+ वीडियोस होंगे, हर वीडियो में 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम होंगे, कुल मिला के 500+ सिनोनिम्स और 500+ एंटोनिम्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी। टोटल इतनी वर्ड मीनिंग आपको शेयर की जाएगी, इतने वर्ड्स का मीनिंग, उनके यूजेस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। डिस्कशन जेन्युइन तरीके से होगा, रूट से, नेमोनिक से, इमेजेस से, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स को याद रख सकें। हर सेशन का PDF मिलेगा। कोई वैलिडिटी नहीं है इस बैच की, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। एक बार आपने बैच को बाय किया, हमेशा आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। सिर्फ ये फी है 299। कोई भी एग्जाम हो सर आपका, आप यहाँ तक कि अगर आपकी वोकैब ठीक भी है, फिर भी ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका इस बैच से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन उतना ही ज्यादा जरूरी है जितनी ज्यादा तैयारी जरूरी है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। आपको कुछ भी आता हो, अगर आपने उसको लंबे समय तक रिवाइज नहीं किया, तो वो सब का सब जा भी सकता है। ठीक है? तो ये बैच बेस्ट बैच है अगर आपकी वोकैब को लेके समस्या है, वर्ड मीनिंग वीक है आपकी। याद रखिए, वर्ड मीनिंग अगर वीक है तो आपसे पेपर क्वालिफाई तो नहीं हो सकता, निकल नहीं सकता, कोई संभावना ही नहीं है। अकेले ग्रामर से कुछ नहीं हो सकता, अकेले वोकैब से भी कुछ नहीं हो सकता। यू नीड टू बी गुड एट बोथ ग्रामर एंड वोकैबलरी। ठीक है? तो ये अभी बहुत ही नॉमिनल फी में है, 299 में ही ये बैच है। इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। फी बहुत जल्द बढ़ करके 499 हो जाएगी। आपको जस्ट 300 ज्यादा देना पड़ जाएगा, 200 आई एम सॉरी, ज्यादा देना पड़ जाएगा। वो आप नहीं चाहते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराजम्बल्स नंबर 2 को देखिए। इसमें क्या है कि इसमें S1 और S6 को अरेंज कर दिया गया, मतलब सेंटेंस नंबर 1, S1 मतलब सेंटेंस नंबर 1, और सेंटेंस नंबर 6 को अरेंज कर दिया गया। बीच के सेंटेंसेस का ऑर्डर गड़बड़ है। पढ़िए, इसमें भी सारे ऑप्शंस अलग अलग, PRSQ, यानी कि आपको भी एक बार शुरू करना है, बस सब कुछ सरल हो जाएगा। तो शुरुआत S1 से है। इट वॉज नियरली 1 o'clock, तकरीबन 1 बजा था। लास्ट को भी पढ़ लीजिए। आई चोज अ कॉर्नर टेबल, मैंने किनारे की टेबल चूज की। सीटेड माई सेल्फ, यह सीट वर्ब है, बिठाया। माई सेल्फ खुद को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये। एंड ओपन द न्यूज़पेपर, मैंने कॉर्नर की टेबल को चूज किया, मैं वहीं बैठा और मेरे पास जो न्यूज़पेपर था मैंने उसे खोला। मतलब आप संभवतः किसी होटल में हो सकता है बैठे हो, तो 1 बजा था। अब देखिए, रेस्टोरेंट्स ऑफ दिस टाइप, सर ये शुरू में कैसे आ सकता है? इस प्रकार के रेस्टोरेंट्स, किस प्रकार के बताया आपने क्या S1 में? नहीं बताया ना, तो पी को हटाइए, कंपटीशन से बाहर करिए। देयर वर अबाउट 3 to 4 पीपल इन द रूम। अभी आपने रूम का जिक्र किया है कहीं पर, तो आपने रूम के पहले आर्टिकल दा भी लगा दिए। सर पहले आर्टिकल ए लगाया ना, जैसे आप बोले आ बुक, फिर आप बोले दा बुक ना, आपने सीधे दा बुक बोल दिया। अरे आ बुक भी तो बोलो, रूम मिले तो, तब तो वो डेफिनेट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं शुरू होगा, ये भी नहीं शुरू होगा, समझ रहे हैं?
हाँ, आई देखिए, आई वाज फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री एंड वेंट टू अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ये स्टार्ट में आ सकता है। ये आ सकता है क्योंकि 1 बजा था। अब आप समझिएगा, 1 बजा यानी कि दोपहर का टाइम हो सकता है और दोपहर में 1 बजे भूख लगती है एक तरीके से, तो मैं बहुत भूखा था और इस वजह से मैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गया। ये देखिए यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल आया, ये सही तरीका है चीज़ों को शुरू करने का। समझ रहे हैं? और ये देखिए पी देखिए, इस टाइप के रेस्टोरेंट्स, कैसे रेस्टोरेंट जिसमें वेजिटेरियन फूड मिले, वेज फूड मिले। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मैं बहुत भूखा था और एक शाकाहारी भोजनालय में गया। फिर आप कह रहे हैं पी में कि ऐसे रेस्टोरेंट जो हैं वो आर टू बी फाउंड इन वेरियस प्लेसेस। ठीक है? तो आप आर से स्टार्ट करिए और आर के बाद पी लगाइए। देखिए सक्सेसफुली अरेंज हो रहा है। बाकी हालांकि देख लेते हैं। ड्यूरिंग लंच आवर्स दोज डेज लंदन रेस्टोरेंट्स वर नॉट वेरी क्राउडेड। ठीक है, मतलब लंच आवर्स के दौरान उन दिनों आज के समय की बात नहीं कहते, पहले के दिनों में, जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, लंदन में, लंदन की ये कहानी है। वहां के रेस्टोरेंट जो है वो लंच आवर्स में बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं होते थे। ठीक है, और क्राउडेड ना होने का मतलब क्या, देयर वर अबाउट 3 or 4 पीपल इन द रूम, मतलब जो रूम होता था वहां पर उसमें 3 से 4 लोग बैठे हुआ करते थे, क्राउडेड नहीं होते थे, भरे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, इसी बात को यहाँ जस्टिफाई कर दिया गया। तो आरपीएसक्यू, जब रूम में 3 से 4 लोग थे तभी तो मुझे एस6 में लिखा है कि कॉर्नर की टेबल मिल गई, मुझे न्यूज़पेपर खोलने का मौका मिला। आप देखिए किसी ऐसी जगह पर जाइए जहाँ बहुत भीड़ होगी, वहाँ कोई कॉर्नर की टेबल आपको मिलेगी, जो टेबल मिलेगी उस पे आप बैठेंगे, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। तो ये तरीका, 1 बजा था, मुझे भूख लगी थी तो मैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में गया, आर्टिकल का बहुत ही इस्तेमाल है। और फिर पी में लिखा है इस टाइप के रेस्टोरेंट्स, जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन करता हूँ, मार्क करता हूँ, उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर करें। प्रैक्टिस से ही पैराजम्बल्स की प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है और कोई तरीका नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पैराजम्बल्स में गलतियाँ अपने आप कम होने लगेंगी। अगर आप सीजिल दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं, स्टेनो दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, तो बिना पैराजम्बल्स में स्ट्रांग हुए आपका पेपर नहीं निकलेगा। 10 के आसपास पैराजम्बल सीडीएस में आते हैं, 20+ पैराजम्बल सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस में आते हैं, 10 पैराजम्बल्स आते हैं मिनिमम स्टेनोग्राफर में। तो आप इसे लाइटली कैसे ले सकते हैं सर? बहुत ही सीरियस सेगमेंट है ये। तो ये तरीका था आरपीएसक्यू। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है इस नाम से, टेलीग्राम चैनल इस नाम से है और टेलीग्राम पे ग्रुप भी है इस नाम से, इसे जरूर ज्वाइन कर ले। अलग अलग बेनिफिट्स हैं सबको ज्वाइन करने के। और अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे बैचेस की डिटेल्स भी गिवन है, वहां से आप सारे बैचेस की डिटेल्स अरेंज कर सकते हैं। तो ये था डेमो सेशन नंबर 3, आरसी क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स का। इसके बाद अब कोई भी आगे का वीडियो यूट्यूब पर नहीं अपलोड किया जाएगा, अब ये एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगा। हाँ, सिंपली एप्लीकेशन को बाई डाउनलोड करिए, कोर्स को बाई कर लीजिए और फिर बेनिफिट लीजिए, है ना, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।